बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास उसका लेक्चर नंबर 20 के साथ आज मैं हाजिर हूँ। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.4 जो है उसको हमने डिस्कस करना है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसको थोड़ा सा क्लास 9 के अंदर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। लेकिन आज इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे और इसको मजीद उसके अंदर हमने जस्ट एक थोड़ा सा टच दिया था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, तो अब इसको हमने थोड़ा सा आगे मजीद एक्सप्लेन करना है। तो अब बेसिकली ऑर्डर पेयर है क्या? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर का मतलब है तरतीब, पेयर का मतलब है जोड़ा। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो वैल्यूज इसके अंदर यूज हो रही हैं, तो ये पेयर हो गया और इनकी एक तरतीब होती है, इनको एक तरतीब के साथ लिखा जाता है, इस वजह से इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें कि टू नंबर्स रिटन इन द फॉर्म एक्स वाई, यानी उनको एक्स वाई की फॉर्म में दो नंबरों को अगर लिखा जाए तो ये ऑर्डर पेयर है। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें जो इसकी तरतीब है उसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि ऑर्डर का इसके अंदर बड़ा अहम है, ऑर्डर बहुत अहम है। इसके अंदर ऑर्डर की बहुत ज्यादा अहमियत है कि आप यहां पे अगर देखें कि एक्स वाई जो है वो एस टी के इक्वल है। एक फर्स्ट एग्जांपल देखें कि एक्स वाई एस टी के इक्वल है। ये किस सूरत में इक्वल है? ये सिर्फ उसी सूरत में इक्वल है अगर आपके पास एक्स जो है वो एस के इक्वल हो और वाई जो है वो आपके पास टी के इक्वल हो। अगर x आपका s के इक्वल हो और y t के इक्वल हो तो ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा। इसीलिए इसकी तरतीब और इसकी जो ऑर्डर है उसके बारे में जो बात हम कर रहे हैं कि बड़ा अहम है, वो इसीलिए अहम है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। अब यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है एब्सिस्सा और जो सेकंड एलिमेंट है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। और जब इसको हम प्लेन के अंदर अपना यूज करते हैं तो वो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कहलाता है एब्सिस्सा और सेकंड एलिमेंट ऑर्डिनेट कहलाता है। अब यहां पे सेकंड एग्जांपल को देखें कि 3 2 इज नॉट इक्वल टू 2 3। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, जबकि इसी तरह सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं है दोनों ऑर्डर पेयर के अंदर। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि दोनों का एक दूसरे के इक्वल होना तभी मुमकिन होगा अगर उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, तो ये है जी ऑर्डर पेयर। अब उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि हमारे पास सपोज कि जी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। याद रखिएगा इसके अंदर कोई खाली सेट या एम्प्टी सेट नहीं आ सकता सिर्फ, वरना हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स? दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कंसिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स। उसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। वो ऑर्डर पेयर कौन से होते हैं? जैसे मैं ऊपर आपको बताया था, इसको हम एक्स वाई एम एन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में है, यानी x बिलोंग्स टू a। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट इसका x कोऑर्डिनेट है वो सेट a में मौजूद है, a का हिस्सा है। इसी तरह जो y है वो सेट b का हिस्सा है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसको जाहिर कैसे किया जाता है? जो सेट की नोटेशन है a और b, उनके दरमियान क्रॉस का साइन डाल के तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इस तरह से हम उसको जो है डिनोट करते हैं। अब इससे रेलेवेंट आगे हमने कुछ क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करने हैं, तो उनको आप देखेंगे गौर से। जहां पे मसला होगा आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी एक्सरसाइज 5.4 का। इफ a इज इक्वल टू ab
ये सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए बी, और सेट बी उसके अंदर एलिमेंट है दो सी डी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, अब क्या करना है, इसको डायरेक्टली हमें लिखना होता है इसके अंदर कि याद रखिएगा कि सेट की फॉर्म में ये बेसिकली एक सेट है। अब सेट के अंदर ऑर्डर पेयर है, यानी ए और बी दो अलग अलग सेट थे। एक सेट आपके पास ए बी था, दूसरा सी डी था। जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो भी एक सेट है जो एक अलग से सेट है। अब फर्क क्या है कि अगर आप इन दोनों को देखें तो इसके अंदर तो जस्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, ए यानी सेट ए में से ए और सेट बी में से सी, ए सी ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। जैसा कि ऊपर बताया है कि x a से बिलोंग करता है और y b से, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट a में है और सेकंड एलिमेंट सेट b में है। तो यहां पे अगर आप देखें तो a जो है वो सेट a के अंदर है और ये c जो है वो सेट b के अंदर है, तो ये a c हो गया। इसी तरह a d फिर b c और b d, ये टोटल हो गए 1 2 3 4, ये चार इसके ऑर्डर पेयर है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर। अब इसको हम वैसे चेक भी कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए इसके अंदर। तो इसमें तरीकेकार ये है कि हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स इन सेट ए, अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पे देखें तो 2 है, ये 2 हो गए। इसी तरह बी के अंदर देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 2 है। अब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेट बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर इसके अंदर बनेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? उम्मीद है कि फिर भी मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले सेट बी आएगा फिर सेट ए आएगा, लेकिन इनको हमने क्रॉस फॉर्म में लिखना नहीं होता, जस्ट इनके एलिमेंट्स को लिया जाता है। फिर क्या होगा, अब ये फर्स्ट सेट है तो सी ए, ये देखिए सी बी डी ए और डी बी। अब इसके अंदर भी उसी तरह से दोनों के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज गौर करने की है कि क्या दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें तो a क्रॉस b के अंदर ac ad bc bd, अब ac जो है अगर आप देखें b क्रॉस a के अंदर तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये ac है, इसी a है, ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं पहले बता देता हूं आपको इसमें कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना जरूरी है, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट हो गया। इसी तरह से अगर आप AD देखें तो वो भी आपको नजर नहीं आएगा, AD नहीं है लेकिन DA है तो इक्वल नहीं है। BC यहां पे है लेकिन इसमें नहीं है, इसकी वजह CB है। अब वैल्यू तो सेम नजर आ रही है लेकिन उनकी तरतीब मुख्तलिफ हो गई, इसलिए ये इक्वल नहीं है। इसी तरह BD देखते हैं तो DB है तो ये मुख्तलिफ है, इसी वजह से A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसी तरह से अगर आपको फाइंड करना हो A क्रॉस A तो आप A का A से भी फाइंड कर सकते हैं, B क्रॉस B तो वो भी आप उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम इसी तरह का है, वो आपका होमवर्क होगा, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड A B if a minus 4 b minus 2 is equal to 1। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये एक ऑर्डर पेयर है, दूसरी तरफ ये ऑर्डर पेयर है। अब यहां पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ये कंडीशन है कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। ये हम यहां से देख के ये नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दी गई है कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। इसका मतलब है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे, a-4 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 2 है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे।
a माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह b माइनस 2 जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब इनको आगे सॉल्व करना बहुत आसान है, सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस का 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6 हो गया। इसी तरह से b माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये माइनस 2 तरफ जाके ऐड होगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, लिहाजा a की वैल्यू 6 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। ये है a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इसी तरह सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट में मैं करवा देता हूं आपको। ये थोड़ा सा है तो सेम लेकिन उसमें वैल्यू का थोड़ा सा फर्क है। अब यहां पे देखें कि 3 - 2a, b - 1 इज इक्वल टू a - 7, 2b + 5। अब इसमें भी वही चीज है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। कैसे कि 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी तरफ b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5, तो इसको भी उसी तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो तरीकेकार ये होता है हमेशा कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाया जाता है, स्पेशली अगर अननोन की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -2a छोटी वैल्यू है, यहाँ पे 1a बड़ी वैल्यू है, तो -2a को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और इसके अगेंस्ट जो -7 है उसको हम अपने लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो -7 इस तरफ जाके प्लस हो गया और -2a इस तरफ आके प्लस हो गया। अब ये 3 + 7 हो गया 10 और ये 1a + 2a हो गया 3a। अब ये हो गया 3a = 10। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a के साथ 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, अपोजिट ऑपरेशन होता है हमेशा कि अगर प्लस होता तो माइनस करते, माइनस होता तो प्लस करते। यहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 10 के नीचे आ जाएगा, 10 / 3। इसी तरह से आप इसको देख लें, b - 1 = 2b + 5। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ लेके जाएंगे। छोटी वैल्यू 1b, इसको हम ले जाएंगे इस साइड पे और यहां +5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो क्या हुआ, 2b - 1b, 2 - 1 1, 1b -1 -5 दोनों ऐड हो गए -6। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं कि -6 = b की बजाय b = -6। इसमें भी हम 10/3 = a की बजाय a = 10/3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, टोटल 3 है। तो आपने तीसरा पार्ट यानी इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, तो आपने करना है। तो इस तरह से ये दोनों हो गए। इसी तरह से अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये कहा है कि x और y फाइंड करें। और x और y क्या है, x और y दो सेट से सेट। अब यहां पे उन्होंने उलट काम कर दिया है। पीछे अगर आप देखें तो हमें 2 अलग-अलग सेट दिए थे, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था। अब ये उसका अपोजिट प्रोसेस है, उलट है। करना क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट उन्होंने हमें दे दिया, हमने यहां से सेट फाइंड करने हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y दिया हुआ है। इसके अंदर जो 4 ऑर्डर पेयर हैं AA, BA, CA, DA, तो याद रखिएगा पहले भी जैसे मैं बता चुका हूं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट सेट है वो x है, तो इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट एलिमेंट देखिए A, B, C और D, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट के सेट है। तो ये सेट x आपके पास, उसके एलिमेंट हैं A, B, C, D। इसी तरह y को देखें, ये सेकंड सेट है, तो सेकंड एलिमेंट्स को देखेंगे। अब सेकंड एलिमेंट सबके अंदर अगर आप देखें तो A, चारों के अंदर A आ रहा है। तो याद रखिएगा सेट के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं होती, इसको 4 दफा नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही बार लिखेंगे। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट वो क्या है, जस्ट A है, तो ये सेट Y हो गया। तो इसके अंदर हमें x और y सेट मालूम करना था। सेट x आपके पास A, B, C, D और सेट Y आपके पास A हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है। अब वो ये कहते हैं कि 2 सेट आपके पास गिवन है, सेट x है A, B, C और सेट y है D, E। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x क्रॉस y। ये जैसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं या कितने इसके अंदर जो है ना टोटल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही कुछ है। अब देखिए कि x के अंदर देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं x, सेट x कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3।
y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2। ये अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि x क्रॉस y के अंदर कितने एलिमेंट्स टोटल बनेंगे। तो इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि y क्रॉस x अगर फाइंड करना हो तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y वो 2 है, x के अंदर 3 है, तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये y क्रॉस x हो तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो भी 6 होगा, उसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स ही होंगे। इसी तरह अगर x क्रॉस x फाइंड करना हो तो x के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह y क्रॉस y अगर फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से करके ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो इसका ये टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी जहां मसला हो आप फौरी रब्ता करें, लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो आपका लेक्चर है इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें। लेक्चर की प्रैक्टिस करने के बाद जो इसके अंदर जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो आपको होमवर्क दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा वो सारा आपका होमवर्क है, वो जस्ट थोड़ा सा ही है, तो ज्यादा नहीं है, उसको करेंगे और जहां प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।